हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं लव विद रिया और मैं हूं रिया शर्मा। आज की वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों स्लाइड में आपको देखने के लिए मिलेगी, ताकि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, दोनों के लिए ये फायदेमंद रहे। साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये स्पेशली चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए डिज़ाइन करी गई है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसमें लगभग 40 स्लाइड ऐड करी हैं, 37 स्लाइड इसके अंदर ऐड करी गई हैं। और ये जो पीपीटी है, ये जो प्रेजेंटेशन है, इसे बनाने में भी 3 घंटे लगे हैं, लगभग पूरे 2 घंटे 40 मिनट के अप्रॉक्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बहुत ज़रूरी स्टडी मटेरियल मिलेगा देखने के लिए। एग्जाम्पल्स के साथ आपको सारी मेन चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी। ठीक है, फिर भी आपके लिए एक सजेशन है कि चैनल के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आप वहां जाके देखो, वहां आपको डिटेल में सारे टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेंगे। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट 1 की यूनिट है, इसमें आज हमें 4 टॉपिक कवर करने हैं। ये 4 आपको वहाँ अलग अलग एक करके आराम से देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर भी वैसे हम सारा ही कंप्लीट करेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको और ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट को। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी यानी कि क्षतिपूर्ति की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यानी कि प्रत्याभूति की संविदा, बेलमेंट एंड प्लेज यानी कि जो गिरवी रखते हैं उसके बारे में पढ़ना है। केवल 4 टॉपिक हैं, कुछ ज़्यादा पहाड़ नहीं है, केवल 4 टॉपिक हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। और सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी के बारे में। तो ये एक बहुत बढ़िया तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत बढ़िया तरीके का कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर एक इंसान जो होता है वो दूसरे इंसान के नुकसान की भरपाई करता है। यानी कि एग्जाम्पल से समझो, मान लो ये है आपकी कार, गाड़ी, ये है आपकी कार। ठीक है, तो आपने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया। ठीक है, आपने अपनी कार का क्या कराया? इंश्योरेंस कराया। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपकी कार को कोई भी नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करेगी। ठीक है, ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल देखो। ए नाम का पर्सन है, ए नाम का पर्सन, इसने बी से कॉन्ट्रैक्ट करा, यानी कि क्षतिपूर्ति की जो संविदा है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी ये वाली। तो इसने ए पर्सन ने बी से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी करा, यानी कि क्षतिपूर्ति की संविदा करी, और बोला कि अगर तेरी दुकान में आग लगती है या फिर तेरा घर जलता है तो मैं तुझे 10 लाख रुपए से हेल्प करूंगा, यानी कि मैं तेरी हेल्प करूंगा, 10 लाख रुपए से मैं तेरे नुकसान की भरपाई करूंगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसी को क्षतिपूर्ति की संविदा बोलते हैं। क्योंकि क्षति का मतलब होता है नुकसान और पूर्ति का मतलब होता है भरपाई करना। तो क्षतिपूर्ति की संविदा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पक्ष जो है वो दूसरे पक्ष यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान की भरपाई करने का प्रॉमिस करता है। समझ गए? बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट है ना, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है ना। ठीक है, तो एक बार और इसे थ्योरेटिकली देखते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की नुकसान या फिर हानि का दायित्व लेता है, यानी कि उसकी जिम्मेदारी उठाता है और बोलता है कि भरपाई वो करेगा, तो इसे ही इंडेमिनिटी बोलते हैं, यानी कि इसे ही क्षतिपूर्ति की संविदा बोलते हैं। यानी कि जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति करना। अब इसमें 2 पक्ष होता है, यानी कि 2 पार्टी इसके अंदर होती हैं। एक होता है क्षतिपूर्ति कर्ता, क्षतिपूर्ति कर्ता, कर्ता कौन? जो करता है, करने वाला। और क्षति का मतलब है नुकसान और पूर्ति का मतलब है भरपाई। तो क्षतिपूर्ति करने वाला, क्षतिपूर्ति कर्ता, जो नुकसान की भरपाई करता है। तो ये तो हो गया क्षतिपूर्ति कर्ता। और एक होता है क्षतिपूर्तिधारी, यानी कि जिसका नुकसान होता है। फिर से एग्जाम्पल ले लो, ए ने बी से बोला कि अगर तेरी दुकान जली तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा भरपाई के लिए। तो ए है हमारा क्षतिपूर्ति कर्ता, यानी कि भरपाई देने वाला इंसान जो भरपाई करेगा बी की। और बी है हमारा क्षतिपूर्तिधारी, यानी कि भरपाई पाने वाला इंसान जिसकी भरपाई करी जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर ये 2 पार्टीज होती हैं। एक और एग्जांपल ले लो, जब हम इतने एग्जांपल ले ही रहे हैं तो। जैसे कि ए कहता है कि अगर बी को मेरी वजह से कोई नुकसान होगा तो मैं उसकी भरपाई करूंगा। तो ये भी इंडेमिनिटी का ही आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर इसे मेरी वजह से कोई नुकसान हुआ तो मैं भरपाई करूंगा, चाहे 10 लाख हो, 2 लाख हो, कितने की भी भरपाई मुझे करनी पड़े। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्षतिपूर्ति की संविदा क्या होती है। अब बात करते हैं कि क्षतिपूर्ति की संविदा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो सबसे पहले इसके अंदर 2 लोग होने चाहिए, एक तो क्षतिपूर्तिकर्ता और एक क्षतिपूर्तिधारी। सबसे पहली कंडीशन है 2 लोग होने चाहिए। दूसरा तत्व है कि नुकसान की भरपाई का प्रॉमिस, यानी कि एक व्यक्ति को दूसरे से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अगर तुझे कोई नुकसान होता है तो मैं भरपाई करूंगा उसकी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है नुकसान की भरपाई करने का प्रॉमिस करना। तीसरा है नुकसान किसी थर्ड व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए, थर्ड पर्सन के द्वारा। एग्जाम्पल ले लो,
ए ने बी से बोला कि अगर तुझे कोई नुकसान होगा तो मैं भरपाई दूंगा। वहीं पे सी जो है वो दिवाली वाली रात को रॉकेट छोड़ देता है और वो बी के कपड़ों की दुकान में चले जाता है और बी की दुकान जल जाती है, सारा नुकसान हो जाता है, माल जल जाता है सारा का सारा, ठीक है। तो ये जो नुकसान है किसकी वजह से हुआ? सी की वजह से। सी कौन है? थर्ड पार्टी। फर्स्ट ये, सेकंड ये, सी कौन हुआ? थर्ड पार्टी। तो नुकसान किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से होना चाहिए। तो जो इंडेमनिटी होल्डर है, इंडेमनिटी होल्डर यानी कि क्षतिपूर्ति धारी, जिसने क्षति को धारण किया है, जिसका नुकसान हुआ है, ठीक है। तो क्षतिपूर्ति धारी को जो भी नुकसान तीसरे व्यक्ति की वजह से होगा उसकी भरपाई इंडेमनीफायर यानी कि जो क्षतिपूर्ति करता है वो करेगा। जो कि मैंने सीधी सी बात बता दी, किसी थर्ड पर्सन की वजह से नुकसान हुआ तो क्षतिपूर्ति करता आपके भरपाई करेगा, चाहे थर्ड पार्टी से हो, कैसे भी हो। अगर आपको नुकसान होता है तो क्षतिपूर्ति करता उसकी भरपाई करेगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ा बन रहा है ना, वो जिम्मेदारी ले रहा है कि नुकसान होगा तो मैं देख लूंगा, मैं भरपाई करूंगा, ठीक है, इसलिए करेगा। इसके सिवा चौथा तत्व है कि कानूनी उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि अगर कोई कानूनी उद्देश्य है, जैसे कि हाँ इसमें देखो, कोई अवैध कार्य को इंडेमनीफाई नहीं किया जा सकता, तो कोई कानूनी चीज़ है, कोई लीगल चीज़ है तो उसी की भरपाई होगी, इलीगल जो है उसकी नहीं होगी, ठीक है। पांचवा पॉइंट है स्पष्ट या निहित, यानी कि ये जो क्षतिपूर्ति की संविदा है, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि क्लियर होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए और इम्प्लाइड होना चाहिए। और मैं तो ये बोलती हूँ कि हमेशा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लिखित में होने चाहिए, रिटन में आपके पास होने चाहिए। सामने वाला अगर बोल दे कि, जैसे मान लो सामने वाले ने कहा कि अगर तुझे नुकसान होगा, तेरा फोन टूटेगा तो मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा, और सामने वाला कल को मना कर दे कि मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो नहीं कहा कि मैं तुझे पैसे दूंगा, तो ऐसी कंडीशन में ये जो संविदा है ना, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट, ये रिटन में आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है मुआवजा। तो इंडेमनीफायर यानी कि जो क्षतिपूर्ति करता है उसकी जिम्मेदारी है कि जिसको नुकसान हुआ है, जो क्षतिपूर्तिधारी है, उसे मुआवजा दे, ठीक है। क्षतिपूर्ति करता यानी कि जो क्षति की पूर्ति कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि जिसे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। क्यों? क्योंकि हेड बन रहा था ना वो, उसने जिम्मेदारी उठाई है कि नुकसान होगा तो मैं देख लूंगा, तो उसका कर्तव्य है कि सामने वाले को मुआवजा दे, उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। अब बात करते हैं क्षतिपूर्तिकर्ता, एक मिनट, हाँ, अब बात करते हैं क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्ति धारी। यहाँ पे धारी आएगा, धारी यानी कि इंडेमनिटी होल्डर। तो अब बात करते हैं क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्तिधारी के क्या क्या अधिकार और कर्तव्य हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्षतिपूर्तिकर्ता की, यानी कि जिस इंसान ने जिम्मेदारी उठाई है, तो उसका कर्तव्य है कि अगर क्षतिपूर्तिधारी को कोई भी नुकसान हो रहा है तो वो उसे मुआवजा दे और उसके नुकसान की भरपाई करे, सबसे मेन कर्तव्य है। क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट ही इस चीज़ का करा है कि अगर नुकसान होगा तो मैं भरपाई करूंगा, तो उसका कर्तव्य है, यानी कि उसकी ड्यूटी है कि क्षतिपूर्तिधारी को जितने भी नुकसान होते हैं, जो भी खर्च है, उन सब का दायित्व वो उठाए, उन सब की भरपाई करे, ठीक है, और टाइम पर उसे मुआवजा दे। और उसका एक अधिकार भी है, ये तो हो गया उसका कर्तव्य जो उसको फुलफिल करना है। उसका एक अधिकार है कि जिस तीसरे व्यक्ति की वजह से नुकसान हुआ है ना, वो उसके खिलाफ कदम उठा सकता है, ठीक है। जैसे कि बी की दुकान में जो आग लगी थी वो लगी थी सी के पटाखों की वजह से, सी की वजह से, ठीक है। तो ये जो ओ है, सॉरी, ये जो ए है, इसने भरपाई करी है बी की, तो ए को पूरा अधिकार है कि वो सी को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो वो जिसके कारण नुकसान हुआ है उसके खिलाफ कदम उठा सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई क्षतिपूर्तिकर्ता के अधिकार और कर्तव्य की। अब उस इंसान के अधिकार पढ़ते हैं जिसका नुकसान हुआ है, ठीक है। आप पढ़ते हैं क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार, जो कि सेक्शन 125 में आता है। अब आप पूछोगे किस चीज़ का सेक्शन, तो आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, भारतीय संविदा अधिनियम, उसके सेक्शन 125 या जितने भी सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे ना, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही होंगे, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 125 वाले सेक्शन में क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार बताए हैं कि जिसका नुकसान हुआ है उसे क्या अधिकार है। तो पहला उसे अधिकार है अपने बचाव में लगाए गए खर्चों की वसूली। दूसरा, तीसरे व्यक्ति को दिए गए डैमेजेस की भरपाई लेना और मुकदमे के खर्चे निकलवाना। समझो, इन्हें बोला कि अगर बी की घड़ी टूटेगी तो मैं उसे 50,000 रुपये दूंगा, क्योंकि समझ लो बी के पास जो घड़ी है वो एप्पल की है, एप्पल की वॉच है, ठीक है। तो ये बोलता है कि अगर तेरी घड़ी टूटेगी तो मैं तुझे 50,000 रुपये दूंगा। अब बी की घड़ी टूट गई। अब बी ने जब ऐसे पैसे मांगे तो ये कहता है मैंने तो नहीं करा ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, हमारी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, मैं तो नहीं दूंगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में बी जो है वो ए के ऊपर केस करेगा। तो केस में जो पैसा लगा, वकील को जो पैसा दिया, आने जाने में जो खर्चा लगा, जितने भी पैसे लगे ना, बी सारे उससे ले सकता है, 50,000 तो लेगा ही लेगा, ठीक है। तो क्षतिपूर्तिधारी के पास ये अधिकार है, और ये अधिकार दिया किसने है? ये अधिकार ए ने ही दिया है। ए ने बोला था कि मैं पूर्ति करूंगा, मैं भरपाई करूंगा, ठीक है। तो जो बी है उसका अधिकार है कि वो ए के पीछे पड़ सकता है कि अब कर अधिकारों की, अब कर अपने दायित्वों की पूर्ति, अब कर मेरी भरपाई, ठीक है। तो ये इसका अधिकार है क्षतिपूर्तिधारी का।
अब पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। भाई ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आपका जो पहला टॉपिक है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये तो हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की। ये बहुत ज़्यादा मज़े आएंगे आपको इसे पढ़ने में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यानी कि प्रतिभूति की संविदा की। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर एक इंसान गारंटी लेता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यानी कि गारंटी लेना। एग्जाम्पल के लिए, आप अपने गांव में एक अमीर आदमी से 2 लाख रुपए मांगने गए। अब ये जो अमीर आदमी है ये कहेगा मैं क्यों दूँ तुझे 2 लाख रुपए, अगर तू लेके भाग गया या तूने मुझे वापस नहीं लौटाए तो मैं तो बेकार हो जाऊंगा, मैं नहीं दे रहा तुझे 2 लाख रुपए उधार। तो ऐसे में आपके गांव का एक और बुजुर्ग आदमी आता है, आपकी गली में रहता है वो, ठीक है। तो वो कहता है कि अरे यार इसे दे दो 2 लाख रुपए, मैं इसे जानता हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, ये दे देगा, और अगर ये आपके पैसे नहीं देगा तो मैं आपके पैसे दे दूंगा। इसी को बोलता है गारंटी लेना, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लो। आप गए एक मोबाइल स्टोर पे, आपको एक 20,000 का फ़ोन अच्छा लगा, आपने दुकान वाले से बोला अरे यार सर उधार दे दो, मैं 2-3 दिन में आपके पैसे दे जाऊंगा, ठीक है। दुकान वाला बोलता है कि हम तो नहीं दे रहे उधार, हम क्यों दे तुझे उधार, तू नहीं दे के गया तो। तभी उस टाइम पे दुकान पे, मोबाइल वाली दुकान पे आपका पड़ोसी यानी कि नेबर आ जाता है। अब जो पड़ोसी है वो दुकानदार को बहुत अच्छे से जानता है, तो जो पड़ोसी है वो बोलता है कि भाई साहब दे दो, ये लड़का हमारी गली में रहता है, हमारे घर के बराबर में रहता है, अच्छे लोग हैं, आपके पैसे दे देंगे, ठीक है। और अगर ये आपके पैसे नहीं देगा तो मैं आपके पैसे दे दूंगा। इसे बोलते हैं गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यानी कि जहाँ पे एक इंसान दूसरे की गारंटी लेता है। समझ गए, कहानी तो समझ में आ गई होगी ना कि क्या है इसके अंदर। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो कि सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। अब ये जो इंसान गारंटी देता है इसे बोलते हैं प्रतिभू यानी कि श्योरिटी, यानी कि जो गारंटी देता है। पहले चलो डेफिनेशन देते हैं। तो जब एक व्यक्ति यानी कि जो प्रतिभू है वो वादा करता है कि अगर डेब्टर ने कर्ज नहीं चुकाया तो वो चुकाएगा, तो इसे गारंटी बोलते हैं। यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति का कर्ज चुकाने का प्रॉमिस करना कि अगर इसने नहीं चुकाया तो मैं चुकाऊंगा। जैसे कि जब एक व्यक्ति श्योरिटी यानी कि जो प्रतिभू है, प्रतिभू को क्या बोलते हैं, श्योरिटी। और प्रतिभू कौन होता है, वो इंसान जो गारंटी देता है, ठीक है। तो जब एक व्यक्ति यानी कि प्रतिभू वादा करता है कि अगर डेब्टर, डेब्टर कौन है, मूल ऋणी यानी कि जो उधार ले रहा है, तो वो प्रॉमिस करता है कि अगर ये मूल ऋणी पैसे नहीं चुकाएगा, कर्ज नहीं चुकाएगा, तो इसकी जगह वो चुकाएगा, यानी कि इसकी जगह मैं चुकाऊंगा, तो इसे ही गारंटी कहते हैं। तो जब गारंटी क्या है, जब किसी तीसरे व्यक्ति का कर्ज या दायित्व पूरा करने का आप प्रॉमिस कर दो कि अगर ये नहीं चुकाता है तो उसे मैं चुका दूंगा, तो इसी को बोलता है गारंटी देना, ठीक है। अब ये जो है इसमें 3 लोग होते हैं, 3 पार्टीज होती हैं इसके अंदर। एक तो होता है मूल ऋणी यानी कि वो इंसान जो कर्ज लेता है, जैसे कि जो फोन लेने गया, जो 15,000 का फोन ले रहा है उधार, ठीक है। तो ये हुआ मूल ऋणी, क्योंकि भाई फोन तो यही उधार ले रहा है ना, जो शर्मा जी हैं या जो हेड आदमी है उसने तो केवल गारंटी दी है, फोन तो यही उधार ले रहा है ना। दूसरा होता है देनदार या फिर ऋणदाता, यानी कि जो उधार दे रहा है, कर्ज में जो दे रहा है, जो शॉप का आदमी है जो तुम्हें फोन कर्ज में दे रहा है उसे बोलेंगे देनदार। और एक है प्रतिभू यानी कि जो गारंटी दे रहा है कि अगर ये नहीं देगा फोन के पैसे तो मैं दे दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके अंदर 3 लोग होते हैं, एक तो वो जो उधार लेता है, दूसरा वो जो उधार देता है, और तीसरा वो पर्सन जो गारंटी देता है, ठीक है, समझ गए। अब इसमें एक केस है टेलर वर्सेस ली का। तो इस केस में बेसिकली क्या हुआ था कि इनके घर पे टेलर, मतलब इनमें जो मेन आदमी था उसके घर पे एक आदमी रहने के लिए आता है, ठीक है, 1 साल के लिए किराए पे। तो वो उसे शॉपकीपर के पास ले जाता है, दुकानदार के पास, और उससे दुकानदार के पास ले जाके बोलता है कि भाई साहब ये हमारे यहाँ 1 साल किराए पे रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी परचूने की दुकान से जो भी सामान उधार लेके जाए इसको दे देना, मुझे इस पर भरोसा है, ये आपके पैसे दे देगा। अब इसे ध्यान से सुनो। इसने क्या बोला कि हमारे घर पे एक आदमी किराए पे रहेगा 1 साल, ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट हो जाता है इस तरीके से, तो पता होता है कि 1 साल का एग्रीमेंट है, 2 साल का। तो ये सीधा सा बोलता है कि मेरे घर पे ये पर्सन किराए पे रहेगा, ये आपकी दुकान से कोई सामान लेने आए तो इसे सामान दे देना, मुझे विश्वास है कि ये पैसे लौटा देगा। इस आदमी ने ये नहीं बोला कि अगर ये नहीं लौटाएगा तो मैं लौटा दूंगा, ये चालाक था, स्मार्ट था, ठीक है। तो इसने ये बोला कि ये पैसे लौटा देगा, मुझे इस पे विश्वास है, इतनी सी बात बोली। इसने ये नहीं बोला कि अगर इसने नहीं लौटाए तो मैं लौटाऊंगा इसकी जगह, ठीक है, ये महान नहीं बना।
तो ये एक बढ़िया केस है। तो यहाँ पे इसका दायित्व नहीं बनेगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है, इनमें पता क्या होता है कि जो गारंटी देता है ना कि अगर इसने पैसे नहीं लौटाए तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो उस इंसान को सच में पैसे देने पड़ते हैं। जैसे कि ये 15,000 का फ़ोन लेके चला गया और आपने गारंटी दे दी कि जी अगर हमारा बच्चा है, अगर ये 15,000 आपके नहीं लौटाएगा तो हम दे देंगे, क्या जा रहा है। तो अगर इसने सच में 15,000 नहीं दिया ना फ़ोन के, तो वो आपको देने पड़ेंगे, ये होता है गारंटी में, ठीक है। तो टेलर वर्सेस जो ली वाला केस था, इसमें उसने ये बोला कि मुझे भरोसा है इस पे कि ये दे देगा, ठीक है, मुझे विश्वास है, आप इसे उधार दे देना, क्योंकि उधार चलता रहता है लोगों का, ठीक है। तो उसने ये नहीं बोला कि मैं दूंगा इसकी जगह, उसने बस ये बोला उधार इसे दे देना, ये आपके लौटा देगा, ठीक है। तो ये केस है, आप इसे रख सकते हो याद, अच्छा है, ठीक है। तो आई होप आपको प्रतिभूति की संविदा आ गई होगी समझ में। इसका इंग्लिश नाम याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है, क्योंकि हिंदी में से जमानत अनुबंध भी बोलते हैं और एक दो नाम और भी हैं शायद इसके, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपको याद रखना है। एग्जाम्पल एक और देखो, ए ने बैंक से 10,000 रुपये लोन लिया, ठीक है। एस कहता है कि अगर ए कर्जा ना चुकाएगा तो उसकी जगह मैं चुका दूंगा, यानी कि दो पर्सन है, ए ने जो है 10,000 रुपये का लोन लिया बैंक से, ठीक है। एस जो है वो गारंटी दे देता है, वो बोलता है कि अगर इसने 10,000 रुपये बैंक को वापस नहीं करे तो मैं वापस करूंगा। तो ये जो है ये गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें क्या है, ए ने कर्ज लिया है ना, तो ए जो है वो मूल ऋणी है, यानी कि प्रिंसिपल डेप्टर है, क्यों, क्योंकि उसने भी 10,000 रुपये का कर्ज लिया है। और बैंक जो है बैंक के देनदार, जिसने 10,000 रुपये दिए हैं, और जो एस है जिसने गारंटी ली है वो है प्रतिभू, क्योंकि उसने गारंटी लिया है कि अगर ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ये है गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि प्रतिभूति की संविदा। अब प्रतिभूति में प्रतिभू के हम दायित्व पढ़ते हैं। प्रतिभू कौन होता है, वो इंसान जो बोलता है कि मैं दूंगा इसकी जगह, जो गारंटी लेता है, ठीक है। तो उसका जो दायित्व है उस दायित्व को पढ़ते हैं। पहला इसका दायित्व है सहायक दायित्व। इसका मतलब है कि ये सेक्शन 128 में आता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले जो जिम्मेदारी है वो है मुख्य देनदार की, यानी कि जो मूल ऋणी है ना, सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, तो ए ने 10,000 रुपये उधार लिए हैं, तो सबसे पहली जिम्मेदारी है ए की कि ए उन पैसे को वापस लौटाए, ठीक है। पहली जिम्मेदारी ए की है, क्योंकि ए ने उधार लिया, लेकिन जब ए उन पैसों को नहीं चुकाए, जिसकी मतलब मेन जिम्मेदारी है, जब वो उन पैसों को नहीं चुकाएगा तब प्रतिभू की जिम्मेदारी बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि उसने गारंटी दी थी ना कि अगर ये नहीं चुकाएगा तो मैं चुकाऊंगा, ठीक है। तो जो प्रतिभू का दायित्व है वो सहायक होता है, वो फर्स्ट नहीं होता, वो सेकंड होता है। अगर फर्स्ट वाला फेल हो जाता है अपनी ड्यूटी निभाने में तो ये सेकंड उठ करके आता है, ठीक है। दूसरा दायित्व मुख्य देनदार के बराबर होता है, यानी कि जो श्योरिटी है ना, ये जो गारंटी देता है उसका दायित्व जो है वो जो उधार ले रहा है उसकी तरह ही होता है। जैसे कि यहाँ पे मूल ऋणी ने 10,000 रुपये उधार लिए हैं, तो मूल ऋणी और जो गारंटी दे रहा है दोनों का दायित्व एक जैसा है। क्यों, क्योंकि अगर मूल ऋणी ने 10,000 नहीं दिए तो फिर उन्हें प्रतिभू देगा, वो अपनी जेब से देगा, ठीक है। तो इनका जो दायित्व होता है वो एक जैसा ही होता है, ठीक है। तीसरा इसका दायित्व है कि लेनदार सीधे प्रतिभू से पैसे वसूल कर सकता है। ये देखो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझो कि जैसे मूल ऋणी गायब है, मूल ऋणी ने 10,000 रुपये बैंक से ले लिया और ये गायब है, तो जो लेनदार है ना, बैंक जो लेनदार है, लेनदार या देनदार, तो जो बैंक है वो सीधा डायरेक्ट प्रतिभू से पैसे ले सकता है। वो बोल सकता है कि आपने गारंटी दी थी, अब आप पैसे दो। तो लेनदार सीधे प्रतिभू से वसूल कर सकता है। तो क्रेडिटर यानी कि जिसने पैसे दिए हैं, तो वो चाहे ना तो वो पहले मुख्य देनदार से मांगने की जगह पे वो सीधा जिस इंसान ने गारंटी दिया उससे भी पैसे ले सकता है। अगला पॉइंट है कि प्रतिभू को मुख्य देनदार से वसूली का अधिकार है। तो ये बढ़िया चीज़ है, सेक्शन 145 में आती है। तो श्योरिटी जितने पैसे चुकाएगा वो बाद में उन्हें मुख्य देनदार से ले सकता है। ये देखो, मान लो यहाँ पे इन्होंने 10,000 रुपये की गारंटी तो दे दी, तो इन्होंने गारंटी तो दे दी कि अगर ये नहीं देगा तो इसकी जगह मैं दे दूंगा। अब अगर बैंक वाले इससे, जिनने गारंटी दी थी, इससे पैसे लेके चले जाते हैं, तो ये जो प्रतिभू है ये मूल ऋणी से लड़ सकता है, उससे बोल सकता है कि मैंने तेरे पैसे दिए हैं, अब मेरे पैसे निकाल, ठीक है। तो प्रतिभू को अधिकार है कि वो मूल ऋणी से अपने पैसे वापस ले सकता है, ठीक है। तो प्रतिभू को मुख्य देनदार यानी कि जिसने मेन पैसे मतलब जिसने मेन उधार लिया था, तो प्रतिभू को अधिकार है कि वो उससे अपने पैसों की वसूली कर सकता है, उससे अपने पैसे वापस ले सकता है, ठीक है। तो श्योरिटी जितना पैसा देगा वो बाद में मुख्य देनदार से उसे ले सकता है, ठीक है। तो ये इंडेमनिटी जैसा अधिकार है और उसे प्राप्त है। क्यों, क्योंकि उसने पैसे दिए हैं ना उसकी जगह, तो वो उन्हें वापस ले सकता है।
अब बात करते हैं सह प्रतिभू के बारे में। तो प्रतिभू तो एक इंसान होता है जिसने गारंटी दी है। सह प्रतिभू होता है एक से ज़्यादा इंसान। जब किसी इंसान के लिए यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक ही कर्ज की गारंटी दें तो वो सह प्रतिभू होते हैं। जैसे कि मान लो एक इंसान ने गारंटी दी तो वो तो नॉर्मल प्रतिभू हुआ यानी कि नॉर्मल श्योरिटी हुआ। लेकिन जब एक से ज़्यादा लोग मिलकर गारंटी दे रहे हैं, 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, तो उन्हें बोलेंगे सह प्रतिभू, को श्योरिटी। तो ये आते हैं सेक्शन 146 और 147 में। तो सह प्रतिभू कौन होता है आप समझ गए होंगे। और सह प्रतिभू जो है इनका दायित्व भी नॉर्मल प्रतिभू जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, वो समझते हैं। तो सह प्रतिभू का दायित्व इक्वल होता है यानी कि सेक्शन 146। तो यदि अलग से कुछ ना कहा गया हो तो सभी जो को सिक्योरिटीज हैं उनकी बराबर बराबर जिम्मेदारी होती है। जैसे कि मान लो एक इंसान ने 1,00,000 रुपए, 10,000 मान लेते हैं, एक इंसान ने 10,000 रुपए का कर्ज लिया कहीं से और 2 लोगों ने गारंटी दे दी कि ये नहीं देगा तो हम दे देंगे। तो इनका जो दायित्व होगा, जो जिम्मेदारी होगी वो इक्वल होगी। यानी कि अगर इसने 10,000 रुपये अपने नहीं दिए तो ये दोनों मिलके 5-5 हजार रुपये दे करके आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों की जो जिम्मेदारी होगी वो बराबर होगी। ओके। और अगर इनमें से एक प्रतिभू राशि चुका चुका है, मतलब उसने राशि दे दी, तो वो दूसरे प्रतिभू से बराबर हिस्सा वसूल सकता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 10,000 रुपये का कर्जा था, 10,000 रुपये की तुम गारंटी देके आए हो, अब सामने वाला जिसने लिए थे वो दे नहीं रहा, अब बैंक तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। तो जैसे मान लो बैंक तुम्हारे पास आता है तो तुम 10,000 रुपये चुका देते हो, दे देते हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें अधिकार है कि जो दूसरा पार्टनर है, जो दूसरा सहप्रतिभू है, तुम उससे भी 5,000 लो। क्यों? क्योंकि गारंटी दोनों ने दी थी, तुम दोनों जाके गारंटी दे के आए थे, तो तुम अकेले पैसे क्यों दो फिर। ठीक है, तो तुम आधे आधे पैसे करोगे। अगला है, यदि गारंटी की राशि अलग अलग है तो दायित्व उसी अनुपात में होगा। मान लो यदि किसी ने 40,000 की गारंटी दी है और किसी ने 60,000 की दी है, तो फिर वो उतने ही पैसे देंगे। जैसे कि मान लो एक इंसान ने 1,00,000 रुपए उधार लिए। ठीक है, तो एक बोलता है कि मैं गारंटी लेता हूँ कि 40,000 रुपये मैं दे दूंगा, दूसरा बोलता है कि मैं गारंटी लेता हूँ 60,000 मैं दे दूंगा अगर ये नहीं देगा। तो हो गए ना 1,00,000। तो वही वाली बात है कि जिसने जितने रुपए की गारंटी दी है वो उतने ही देगा। ठीक है, उससे ज़्यादा फालतू नहीं देगा अगर ऐसी देने की बात आती है तो। अब देखते हैं श्योरिटी के क्या क्या अधिकार हैं। तो उसे पैसा वसूलने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि उसने गारंटी दी थी कि अगर ये नहीं चुकाएगा तो मैं चुकाऊंगा। मान लो बैंक वाले उसी के पास आ गए कि निकाल हमारे पैसे, तूने गारंटी दी थी, तो उसने दे दिए 10-20 हजार रुपये। ठीक है, तो वो उस इंसान से पैसा वसूल कर सकता है जो उधार लेके गया था। ठीक है, तो जब प्रतिभू ऋणदाता को मुख्य ऋणी का कर्ज चुका देता है तो वो मुख्य ऋणी से पैसा ले सकता है। ठीक है, उसे अधिकार है क्योंकि उसने उसी की जगह तो दिए थे। मान लो मूल ऋणी पैसे लेके गया था उधार। ठीक है, और प्रतिभू ने गारंटी दी कि ये नहीं देगा तो इसकी जगह मैं दे दूंगा। ठीक है, और प्रतिभू को देने पड़ गए बीच में इन सम केस। ठीक है, तो प्रतिभू वापस मूल ऋणी से उन पैसों को ले सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है जगह लेने का अधिकार यानी कि प्रत्यासन। तो भुगतान करने के बाद जब प्रतिभू ने मूल ऋणी का कर्ज चुका दिया तो प्रतिभू लीगली यानी कि कानूनी तौर पर ऋणदाता की जगह ले लेता है। समझो, मूल ऋणी ने बैंक से उधार लिया। ठीक है, और प्रतिभू ने दी गारंटी। अब प्रतिभू ने बैंक का कर्जा उतार दिया, बैंक को पैसे दे दिए, तो अब ऐसा माना जाएगा कि प्रतिभू जो है वही बैंक है और मूल ऋणी को प्रतिभू को पैसे देने हैं यानी कि बैंक को पैसे देने हैं। ठीक है, ऐसे समझो कि प्रतिभू ने पैसे दिए ही नहीं तो बैंक को सीधा देगा मूल ऋणी, तो उसी तरीके से मूल ऋणी को अब प्रतिभू को वो पैसे देने होंगे। तो भुगतान करने के बाद प्रतिभू कानूनी तौर पर ऋणदाता की जगह ले लेता है और अब प्रतिभू के पास मुख्य ऋणी से पैसा वसूल करने के वो सारे अधिकार होंगे जो पहले ऋणदाता के पास थे। यानी कि जो अधिकार पहले बैंक के पास थे उधार वापस लेने के, वही सारे अधिकार अब प्रतिभू के पास होंगे। ठीक है, अब देखते हैं प्रतिभू के दायित्वों की समाप्ति यानी कि प्रतिभू के दायित्व हैं। देखो, प्रतिभू का दायित्व है, उसका कर्तव्य है कि वो मूल ऋणी का कर्जा उतारे। अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जब उसका दायित्व खत्म हो जाएगा। तो पहले सूचना द्वारा समाप्ति यानी कि जब वो, जैसे उसने गारंटी ली थी कि मैं दे दूंगा ये नहीं देगा, तो जब वो अपनी गारंटी वापस ले ले कि मैं और नहीं निभाना चाहता, तो ऐसी कंडीशन में उसका दायित्व खत्म हो जाएगा। दूसरा, समझौते में बदलाव। यदि ऋणदाता और मुख्य ऋणी दोनों मिलकर आपस में कुछ शर्तों में बदलाव करते हैं, कुछ पीठ पीछे करते हैं, जिसने गारंटी दी थी, जो गारंटर था, जो प्रतिभू था, उसकी सहमति के बिना उसकी पीठ पीछे जो समझौता हुआ था उसमें कुछ छेड़छाड़ करता है, तो प्रतिभू मुक्त हो जाएगा यानी कि उसकी जो लायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। अगला है मुख्य ऋणी को माफ करना। अब इसे समझो, जैसे मान लो एक
8-10 साल का लड़का दुकान पे गया चीज़ लेने, 10 रुपए की वो चीज़ लेके आया, ठीक है। अब उसके पास पैसे तो थे नहीं देने के लिए, तो शर्मा जी आए दुकान पे, उन्होंने बोला कि दुकानदार से बोला कि भाई साहब दे दो, बच्चा है, 10 रुपए की चीज़ दे दो, ये नहीं देगा पैसे हम दे देंगे, ठीक है। तो इन्होंने 10 रुपए की गारंटी ले ली, ठीक है, और मुख्य ऋणी को माफ कर दिया, यानी कि जो ऋणदाता है जिसने 10 रुपए का सामान दिया था, ठीक है, वो इस ऋणी को यानी कि इस बच्चे को माफ कर दे कि चल 10 रुपए तो हैं, जाने दे। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रतिभू है वो भी मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। क्यों मुक्त हो जाएगा? क्योंकि जिसके ऊपर उधार था जब वही फ्री है तो फिर आपके ऊपर लायबिलिटी कैसे है, ठीक है। तो यदि ऋणदाता अपनी मर्जी से मुख्य ऋणी को कर्ज से मुक्त कर देता है या माफ कर देता है तो प्रतिभू भी फ्री हो जाएगा। जब 10 रुपए का वो हिसाब ले ही नहीं रहा तो आप दोगे कहाँ से, ठीक है। इस तरीके से। इसके सिवा अगर प्रतिभू की डेथ हो जाती है यानी कि वो मर जाता है तो भी उसका दायित्व खत्म हो जाता है। आप खुद सोचो, मरा हुआ इंसान थोड़ी ना आके गारंटी लेगा या फिर पैसे देगा, ठीक है। तो जैसे ही उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी लाइबिलिटी यानी कि जो उसका दायित्व है वो खत्म हो जाता है। अब ये जो प्रत्याभूति की संविदा है इसके कुछ इंपॉर्टेंट तत्व देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो इसके अंदर 3 लोग होते हैं, एक तो मूल ऋणी जो कि कर्ज लेता है, एक होता है देनदार जो कर्ज देता है, और एक होता है प्रतिभू जो गारंटी लेता है, जो बड़ा बनता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इसमें 3 लोग होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि डेब्टर मूल ऋणी की देनदारी का अस्तित्व, यानी कि गारंटी तभी दी जा सकती है जब डेब्टर पर कुछ दायित्व हो। यानी कि डेब्टर कौन है? मूल ऋणी। तो जब मूल ऋणी कोई कर्जा लेगा तभी तो हम उसे गारंटी देंगे। जैसे मान लो ये कर्जा लेने जा ही नहीं रहा तो हम गारंटी किस चीज़ की देंगे? अब मान लो ये कर्जा लेने जा रहा है, 5-10 लाख रुपए उधार लेने जा रहा है, तभी तो इसकी गारंटी दी जाएगी। तो गारंटी तभी दी जा सकती है जब डेप्टर पर कुछ दायित्व हो। अगला पॉइंट है प्रतिभू द्वारा भुगतान का वादा। तो यदि मूल ऋणी कर्ज ना चुका है तो प्रतिभू यानी कि जो गारंटी दे रहा है वो भुगतान करेगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है मुफ्त सहमति, यानी कि किसी भी पक्ष की सहमति दबाव से, डर से नहीं लेनी है, सबकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। जैसे कि प्रतिभू गारंटी दे रहा है कि ये पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा, तो प्रतिभू जो गारंटी दे रहा है वो फ्री होनी चाहिए, उसकी मर्जी जो है फ्री होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, वो डर या दबाव में ये बात ना कहे। अगला है कानूनी उद्देश्य। तो गारंटी अवैध लेन देन के लिए नहीं हो सकती। जो हम गारंटी देते हैं वो एक अच्छे उद्देश्य के लिए देते हैं, एक लीगल उद्देश्य के लिए देते हैं। ड्रग्स की सप्लाई के लिए अगर कोई आदमी गारंटी देगा तो वो इलीगल कहलाएगी, ठीक है। अगला है लिखित या मौखिक। तो ये जो संविदा है ये लिखित या मौखिक दोनों हो सकती है, ठीक है। तो जो गारंटी देते हैं कि अगर ये पैसे नहीं देगा तो इसकी जगह मैं दे दूंगा, ऐसा मुंह से भी बोल देते हैं बहुत बार कि अगर भाई साहब ये नहीं देगा तो इसकी जगह हम दे देंगे, और बहुत बार ये लिखित में भी होती है। तो जो गारंटी है वो लिखित या मौखिक दोनों में हो सकती है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा और प्रतिभूति की संविदा में क्या अंतर। तो क्षतिपूर्ति की जो संविदा होती है उसमें 2 लोग होते हैं, एक तो क्षतिपूर्ति करता यानी कि जो नुकसान उठाने की बात करता है, और एक होता है क्षतिपूर्तिधारी जिसको नुकसान हुआ होता है। तो कौन कौन से लोग होते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा में? 2 पक्ष होते हैं, यानी कि 2 लोग होते हैं, एक वो जिसका नुकसान हुआ है और दूसरा वो जो भरपाई करने की बात करता है, ठीक है। प्रतिभूति की संविदा में 3 लोग होते हैं, एक तो वो जो उधार लेता है, दूसरा वो जो उधार देता है, और तीसरा वो इंसान जो गारंटी देता है, ठीक है। क्षतिपूर्ति की संविदा धारा 124 में आती है, प्रतिभूति की 126 में आती है, ठीक है। क्षतिपूर्ति में नुकसान की भरपाई की जाती है, जैसे कि हम पीछे देख के आ चुके हैं कि ए ने बी से प्रॉमिस करा कि अगर तेरा नुकसान होगा तो मैं पैसे दूंगा, ठीक है। तो क्षतिपूर्ति में नुकसान की भरपाई की जाती है, और प्रतिभूति में कर्ज या दायित्व पूरा करने का प्रॉमिस किया जाता है, यानी कि इसमें प्रॉमिस किया जाता है कि हम तुम्हारा कर्ज दे देंगे और ये नहीं देगा तो इसकी जगह हम दे देंगे। मतलब प्रतिभू जो होता है, गारंटर जो होता है, वो यही तो बोलता है कि ये दे देगा, अगर ये नहीं देगा तो इसकी जगह मैं दे दूंगा, ठीक है। तो प्रतिभूति में कर्ज या दायित्व पूरा करने का प्रॉमिस किया जाता है, ठीक है। क्षतिपूर्ति में देनदारी प्राथमिक होती है, जैसे ए ने बी से बोला कि मैं पैसे दूंगा, तो ये प्राथमिक देनदारी है क्योंकि ये सीधे ही से दे देगा। जबकि प्रतिभूति में श्योरिटी की देनदारी जो है ना, यानी कि जो प्रतिभू है उसकी जिम्मेदारी सेकेंडरी है। पहली जिम्मेदारी उस इंसान की है जिसने उधार लिया है, अगर वो नहीं देता तब वो इंसान पैसे देगा जिसने गारंटी दी थी, ठीक है। क्षतिपूर्ति में नुकसान होना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लो आपने गाड़ी का, जैसे मान लो ए ने बी से बोला कि घर जला तो मैं पैसे दूंगा, तो क्षति होना इंपॉर्टेंट है, नुकसान होना इंपॉर्टेंट है। अगर घर ही नहीं जला तो ए पैसे किस चीज़ के देगा, ठीक है। तो क्षतिपूर्ति में नुकसान होना इंपॉर्टेंट है, और प्रतिभूति में कर्ज का अस्तित्व होना सफिशियंट है। अगर कर्ज है तो उसे चुकाने के लिए गारंटी आ जाएगी। तो ये हुआ क्षतिपूर्ति और प्रतिभूति की संविदा में अंतर। अब ये जो आपकी गारंटी है, जो आपकी प्रतिभूति है, ये कई तरह की होती है।
एक होती है शर्त रहित प्रतिभूति, यानी कि ऐसी गारंटी जिसमें कोई शर्त नहीं होती, सीधी सादी गारंटी। जैसे कि ए ने बी से 50,000 रुपये उधार लिए, तो सी बोलता है कि अगर ए ने पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। जैसे हमने मोबाइल शॉप वाला एग्जाम्पल देखा था कि ये आदमी 15,000 का मोबाइल उधार लेके जा रहा है, ठीक है। तो दूसरा आदमी कहता है कि भाई साहब ये हमारी गली का लड़का है, अगर ये आपके पैसे नहीं देगा तो हम दे देंगे। तो उसने खड़े होकर शर्त नहीं लगाई ना कोई, उसने सीधा सीधा बोल दिया कि अगर ये पैसे नहीं देगा तो हम पैसे देंगे। तो इसे बोलते हैं शर्त रहित गारंटी, यानी कि जिस गारंटी में आपने कोई शर्त नहीं लगाई। एक होती है शर्त सहित गारंटी, जिसमें आप गारंटी तो दे रहे हो लेकिन आप उसमें कोई शर्त लगा रहे हो। जैसे कि मैं तभी गारंटी दूंगा जब तुम ये शर्त पूरी करोगे। एग्जाम्पल के लिए, एक आदमी है, ठीक है, सुनो, बहुत लंबी कहानी है। एक आदमी है, उसकी माँ बीमार है, उसे ऑपरेशन के लिए 20 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। अब 20 लाख रुपए लेने के लिए वो बैंक जाता है, या फिर मतलब वो एक साहूकार के पास एक गांव में जाता है 20 लाख रुपए उधार लेने के लिए, ठीक है। तो साहूकार गारंटी, नहीं नहीं, हाँ, वो 20 लाख रुपए लेने के लिए साहूकार के पास जाता है। अब साहूकार बोलता है कि कोई गारंटी तो लाओ, तुम्हारी तो कोई गारंटी भी नहीं है कि तुम वापस दोगे या नहीं दोगे। तो उस गांव का जो प्रधान है, जो हेड है ना उस गांव का, वो बोलता है कि मैं गारंटी दे दूंगा, ठीक है। वो इस आदमी से बोलता है कि मैं गारंटी दे दूंगा, लेकिन बदले में तुझे मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी, तभी मैं गारंटी दूंगा, ठीक है। तो ये हुई शर्त सहित प्रतिभूति, जिसमें हम गारंटी तो देते हैं लेकिन हम कोई शर्त रख देते हैं। जैसे कि मान लो मेरे सामने कोई इंसान 15,000 का फ़ोन उधार ले रहा है। अब मैं अगर दुकानदार से बोल दूं कि भैया दे दो, तो दुकानदार दे देगा, इसको ये बात पता है। अब मैं से बोलने लगूं पहले मेरे पैर दबा, मैं शर्त रख दूं कि मेरे हाथ पैर दबा तभी मैं गारंटी दूंगी, तो ये होती है शर्त सहित गारंटी, जहाँ पे हम कोई ना कोई शर्त लगा देते हैं, ठीक है। तो दो ये हो गई। तीसरी है विशिष्ट गारंटी, यानी कि स्पेशल गारंटी। इस गारंटी में केवल एक ही लेन देन के लिए गारंटी दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए, हाँ हाँ, एग्जाम्पल के लिए ए ने बी से 20,000 रुपये उधार लिए, तो सी कहता है कि अगर ए 20,000 रुपये वापस नहीं करेगा तो मैं दूंगा। तो इसमें हम किसी एक ट्रांजैक्शन की ही गारंटी देते हैं। जैसे कि ए ने, एक और एग्जांपल, ए ने बी से बोला कि सी जो है जितने भी चाहे उसे उतने अरे यार यहाँ देखते हैं ना, जैसे कि यहाँ देखो, चुटकी ने टुनटुन मौसी से बोला कि भीम को आप 2,000 रुपये तक के लड्डू खिला दो, 2,000 रुपये तक के लिए मैं जिम्मेदार रहूंगी। तो ये जो है, ये है आपकी विशिष्ट प्रतिभूति, यानी कि जहाँ पे सीमित और एक ही ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, यानी कि जहाँ पे एक ही बार हम गारंटी दे रहे हैं, सिर्फ इसमें एक ही ट्रांजैक्शन की गारंटी होती है, यानी कि एक ही पैसे की गारंटी होती है। जैसे कि चुटकी ने टुनटुन मौसी से बोला कि आप भीम को 2,000 के लड्डू खिला दो, 2,000 रुपये आपको मैं दे दूंगी। तो ये हुई विशिष्ट गारंटी। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही बार गारंटी दी है और एक ही पैसे की गारंटी हुई है, ठीक है। तो ये होती है आपकी विशिष्ट गारंटी, जिसमें एक ही गारंटी दी जाती है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ट्रांजैक्शन होता है, ना ज़्यादा ना कम, यानी कि एक ही पैसों की गारंटी दी जाती है। एक होती है आपकी चिरगामी प्रतिभूति, यानी कि चलत प्रतिभूति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर तो स्टार लगा लो, ये वास्तव में इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आती है, ठीक है। तो ये एक ऐसी गारंटी होती है जिसमें बहुत सारे लेन देन होते हैं। जैसे कि अभी चुटकी ने बोला था कि आप 2,000 के लड्डू से खिला दो, पैसे मैं दूंगी, तो ये तो हुई विशिष्ट गारंटी। आपने एक एक बार के पैसों के लिए गारंटी लगाई है। एक होती है आपने आगे तक की अनलिमिटेड लगा दी। जैसे कि अगर चुटकी कहने लगे कि 6 महीने तक भीम जितने भी लड्डू खाएगा, 6 महीने तक भीम जितने भी लड्डू खाएगा सबके पैसे मैं दूंगी, चाहे वो 10 लाख के खा ले, 50,000 के खा ले, 25,000 के खा ले, ठीक है। तो इसे बोलते हैं चिरगामी प्रतिभूति। तो ये वो गारंटी होती है जो कई बार होने वाले लेन देन या फिर लगातार उधार के लिए दी जाती है। जैसे कि इसने बोल दिया कि 6 महीने तक जितने भी खाएगा सब मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो एक बार दी गई गारंटी जो कई फ्यूचर ट्रांजेक्शन पर लागू होती है, यानी कि गारंटी तो इसने एक ही बार दी है लेकिन ये फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस पे लागू हो रही है, यानी कि ये फ्यूचर में आने वाले 6 महीने में जितने भी लड्डू खाएगा सबके ऊपर लागू हो रही है। तो इसको बोलते हैं चिरगामी प्रतिभूति। विशिष्ट प्रतिभूति में केवल हम एक बार के पैसों की बात करते हैं, और चिरगामी प्रतिभूति फ्यूचर के लिए होती है और इसमें कितने भी आ सकते हैं, ठीक है। ये होता है। अब ये जो चिरगामी प्रतिभूति होती है ये कब खत्म हो सकती है? आपने गारंटी यानी कि प्रतिभूति तो दे दी कि भविष्य में जितने भी लड्डू खाएगा सबकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, सबके पैसे मैं दूंगा। आपने गारंटी तो दे दी, लेकिन अगर आपको ये खत्म करनी है, आपको ये समाप्त करनी है, तो आप कैसे करोगे? तो पहली चीज तो है नोटिस देकर। तो जो गारंटर है यानी कि जो प्रतिभू है जिसने गारंटी दी है, वो अगर अपने दायित्व से मुक्त होना चाहता है तो वो लेनदार, यानी कि लेनदार कौन है यहाँ? टुनटुन मौसी, ठीक है।
तो वो लेनदार को नोटिस देकर चिरगामी गारंटी को समाप्त कर सकते हैं। अब इसमें एक और फन फैक्ट है, ये जो समाप्त होगी ये फ्यूचर के लिए होगी, पास्ट के लिए नहीं। तो आप इसे ध्यान से समझो। मान लो आज आज तारीख है, मान लो आज है 29 तारीख। आज चुटकी ने बोला कि आगे से ये जितने भी लड्डू खाएगा उनकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ठीक है। तो उसका दायित्व खत्म। लेकिन 29 तारीख से पहले जो भीम लड्डू खा चुका है, जो मतलब दायित्व है वो पूरा करना होगा, ठीक है। तो ये भविष्य के लेन देन पर समाप्त होगा। यानी कि आज उसने बोल दिया कि आगे से मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो आगे से उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन पहले जो वो खा चुका है, पहले का जो लेन देन है वो पूरा करना पड़ेगा, उसमें आपकी जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। तो नोटिस देकर वो अपना दायित्व खत्म कर सकता है, और अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो भी उसका दायित्व खत्म। सोचो, चुटकी ने बोला था कि भीम जितने भी 6 महीने तक लड्डू खाएगा सबके पैसे मैं दूंगी। अब चुटकी मर जाएगी तो पैसे कौन देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो चलत प्रतिभूति होती है वो खत्म हो जाती है। इसके सिवा जब ऋण की शर्त यानी कि जो टर्म्स है वो बिना गारंटर की अनुमति के बदल जाएं, यानी कि जो ये है चुटकी, इसकी परमिशन के बिना ये दोनों आपस में साठ गांठ करके कुछ ना कुछ चेंज कर दें, शर्तों में परिवर्तन कर दें, तो इसका जो दायित्व है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने चीटिंग करी है, कुछ ना कुछ शर्तों में परिवर्तन करे हैं। तो ये जो आपकी चिरगामी प्रतिभूति थी ये भी खत्म हो गई, ठीक है। ये जो प्रतिभूति है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये भी खत्म। अब हमें बात करनी है बेलमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करनी है? बेलमेंट के बारे में। बेलमेंट, जिसे हिंदी में निक्षेप बोलते हैं, निक्षेप या फिर उपनिधान। तो बेलमेंट के अंदर क्या होता है कि जब एक व्यक्ति किसी चल संपत्ति यानी कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसे किसी इंसान को दे रहा है, अब ध्यान से समझना, किसी इंसान को दे रहा है किसी उद्देश्य के लिए, और जैसे ही उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो उसे वापस ले लेगा, तो इसे ही बेलमेंट बोलते हैं। जैसे कि हम दोस्त को बाइक दे रहे हैं, हम दोस्त को बाइक दे रहे हैं कि भाई बाइक की सर्विस करा के लिया, तो हमारा उद्देश्य क्या है? बाइक की सर्विस कराना। तो जैसे ही बाइक की सर्विस हो जाएगी हम अपनी बाइक वापस ले लेंगे, ठीक है। तो इसे ही उपनिधान या फिर निक्षेप कहा जाता है। तो जब एक व्यक्ति किसी चल संपत्ति को, जैसे हमारी बाइक हुई, कार हुई, ज्वेलरी हुई, ठीक है, तो जब एक व्यक्ति किसी चल संपत्ति को टेम्परेरी टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए किसी दूसरे पर्सन को दे रहा है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ठीक है, और बाद में उसे वापस ले रहा है ना, तो इसी को बेलमेंट यानी कि उपनिधान कहते हैं। अब इसमें दो पक्षकार होते हैं। अब इनके जो नाम है ना, नाम आप पक्का भूल जाओगे, क्योंकि एक होता है बेलर और एक होता है बेली। बेलर को हिंदी में निक्षेपकर्ता, उपनिधाता और जमानतकर्ता बोला जाता है, और बेली को हिंदी में बोला जाता है निक्षेप ग्रहीता, उपनिहिती और जमानतदार, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इंग्लिश के नाम याद रख लो, बेलर और बेली, बहुत ईजी है। हिंदी में ऐसा भी हो सकता है आप निक्षेपकर्ता नाम याद रखो लेकिन वो उपनिधाता लिख दें, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इंग्लिश के जो बेलर और बेली नाम है ये याद रखो, ठीक है। तो बेलर वो व्यक्ति होता है जो अपनी वस्तु का कब्जा सौंपता है। जैसे कि यहाँ पे ए और बी पर्सन है, ए ने अपनी बाइक बी को दे दी कि बाइक की सर्विस करा ला, यानी कि जो मेरी बाइक है बाइक की सर्विस करा ला। तो ए हुआ बेलर, यानी कि जो अपनी चीज दे रहा है एक उद्देश्य के लिए। उद्देश्य क्या है? बाइक की सर्विस कराना। और दूसरा है बेली। बेली वो व्यक्ति है जिसे वस्तु का कब्जा सौंपा जाता है। तो ए ने अपनी बाइक किसको दी? बी को। तो बी कौन हुआ? बेली, ठीक है। तो बेलर वो है जो अपनी चीज दे रहा है, और बेली वो है जो उसको ले रहा है, ठीक है। तो उपनिधान का क्या मतलब हुआ? जब हम शॉर्ट टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए अपनी चीज किसी को दे रहे हैं किसी उद्देश्य से, ठीक है, और हम उसे वापस ले लेंगे, तो उसे ही बेलमेंट बोलते हैं। जैसे हम अपने कपड़े देते हैं ड्राई क्लीन के लिए, तो जब ड्राई क्लीन हो जाती है हम ले लेते हैं वापस। हमने गाड़ी सर्विस कराने के लिए दी, गाड़ी की सर्विस हो गई, हमने गाड़ी ले ली वापस, तो इसी को बेलमेंट कहा जाता है, ठीक है। इतनी सी बात है। अब बेलर के कुछ अधिकार होते हैं। बेलर कौन? जो अपनी चीज दे रहा है, ठीक है। तो उसका पहला अधिकार है कि जो चीज उसने दी है वो उसे सुरक्षित और सही हालत में वापस मिले। जैसे कि उसने अपनी बाइक दे दी, ठीक है, तो उसका अधिकार है कि उसे उसकी बाइक ठीक मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सामने वाला बाइक को दौड़ा रहा है, बाइक को चला रहा है, खुद पर्सनल यूज नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो बेली जो है, सॉरी, जो बेलर है उसका अधिकार है कि वो अपनी वस्तु को ठीक हालत में ले सकता है। अब जो बेली है वो वस्तु को नुकसान से बचाकर वापस लौटाएगा, ये बेली का कर्तव्य है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने घड़ी दी दुकानदार को कि हमारी घड़ी बना करके दे दो, हमारी घड़ी ठीक कर दो, इसमें टाइम नहीं आ रहा, तो घड़ी को दुकानदार बिना नुकसान करे लौटाएगा, ठीक है। अगर वो कोई नुकसान करता है तो बेलर उसकी भरपाई करवा सकता है, ठीक है। तो बेलर का अधिकार है कि वो अपनी वस्तु को ठीक ठाक हालत में ले। दूसरा, अनुबंध के अनुसार वस्तु का उपयोग करवाने का अधिकार। जैसे कि आपने अपनी बाइक सर्विस के लिए दी है और सामने वाला उसे राइड पे ले जा रहा है, उसे घुमा रहा है, उसे दौड़ा रहा है, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो जिस काम के लिए आप अपनी चीज़ दे रहे हो उसका वही होना चाहिए। तो जो बेली है वो वस्तु का उपयोग सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए करेगा जैसा कि बेलमेंट में हुआ है। जैसे कि बाइक सर्विस के लिए दिया तो बाइक की सर्विस ही करनी है, उसे चलाना नहीं है खुद से। तो ये भी बेलर का एक अधिकार है कि उसकी चीज़ को फालतू में यूज़ ना करा जाए। अगला है नुकसान की भरपाई मांगने का अधिकार। तो जैसे आपने सामने वाले को घड़ी ठीक करने के लिए दी, उसने घड़ी तोड़ दी, तो आप उसे क्षतिपूर्ति मांग सकते हो। आप उससे क्षतिपूर्ति, ठीक है, आप उससे बोल सकते हो नई घड़ी दो या इसे ठीक करके दो, मुझे ऐसी ही चाहिए, ठीक है, तो आप उससे क्षतिपूर्ति मांग सकते हो। अगला है बेलमेंट समाप्त करने का अधिकार, यानी कि जो सामान हमने उसे दिया था हम चाहें तो उसे समाप्त कर सकते हैं। तो अगर बेली शर्त को तोड़ता है तो बेलर जो है वो बेलमेंट को खत्म कर सकता है। जैसे कि आपने दुकानदार को घड़ी दी थी ठीक करने के लिए, अब दुकानदार खुद घड़ी को पहनने लगे तो आप बेलमेंट खत्म कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपका अधिकार है। अब ये तो हो गए अधिकार आपके बेलर के, यानी कि जो चीज़ को दे रहा है। अब जो इंसान चीज़ को ले रहा है, जिसके पास वो चीज़ आई है, उसके क्या क्या कर्तव्य है वो देखते हैं। तो बेली वो व्यक्ति होता है जिसे वस्तु टेम्परेरी टाइम के लिए किसी काम के लिए दी जाती है। जैसे कि घड़ी ठीक करने वाला व्यक्ति जो है, दुकानदार जो है, हम उसे बेली बोलेंगे क्योंकि उसके पास घड़ी आई है, किस लिए, ठीक होने के लिए। अब हम सबसे पहले उसके अधिकार देखते हैं कि उसके पास क्या क्या अधिकार हैं। तो उसके पास पहला अधिकार है वस्तु का उचित उपयोग करने का अधिकार। जैसे कि उसे बाइक ठीक करने के लिए दिया तो वो केवल उसे ठीक ही कर सकता है, फालतू कुछ नहीं कर सकता। तो जिस शर्त के अनुसार जो चीज़ उसे दी गई है वो उसका उतना ही उपयोग कर सकता है। बाइक सिर्फ टेस्ट ड्राइव के लिए मिल सकती है। जैसे अगर बाइक टेस्ट ड्राइव के लिए दिया तो आप उसकी टेस्ट ड्राइव ले सकते हो, या फिर जैसे आपको घड़ी ठीक करने के लिए दिया तो आपको अधिकार है कि आप उसे ठीक करो, लेकिन उसका फालतू उपयोग आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसके सिवा आपको अधिकार है भुगतान मिलने का, यानी कि आपने जो घड़ी ठीक करी है या जो भी आपने काम किया है, आप बेलर से उसकी पेमेंट लोगे, और जब तक सामने वाला बेलर आपकी पेमेंट नहीं देगा आपके पास अधिकार है कि आप उसकी वस्तु रोक लो। मान लो बेलर ने अपना माउस ठीक करने के लिए आपको दिया, बेलर ने माउस ठीक करने के लिए आपको दिया, तो जब तक मान लो आपने माउस ठीक कर दिया, तो जब तक बेलर पैसे नहीं देगा ना माउस ठीक करने के, आप उसे माउस नहीं दोगे वापस। इसे धारण अधिकार भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जब तक आपको आपकी पेमेंट नहीं मिल जाती आप उस चीज़ को वापस नहीं दोगे, आपके पास ये अधिकार है। एग्जाम्पल, घड़ी की मरम्मत का भुगतान ना होने पर दुकानदार घड़ी को अपने पास रख सकता है, क्यों, क्योंकि पेमेंट तो करी नहीं है ना, इस तरीके से। अगला है आवश्यक खर्च की भरपाई मांगने का अधिकार। तो जो बेली है वो आवश्यक खर्च की भरपाई मांग सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल लो, ठीक है, आप हो बेलर, आप क्या हो, बेलर। आपने आप कहीं दूर जा रहे हो 4-5 दिन के लिए, तो आपने अपना डॉगी जो है, जो आपका डॉग है, आपका डॉगी, आपने डॉगी को एक फ्रेंड को दे दिया कि भाई मेरे डॉगी को तू संभाल ले, जब मैं वापस आऊँगा तो मैं इसे ले लूँगा। तो ये क्या हुआ, बेलमेंट, क्योंकि बेलमेंट में यही तो होता है, आप किसी शॉर्ट टाइम के लिए एक उद्देश्य के लिए अपनी चीज़ सामने वाले को दे रहे हो, फिर उसे वापस ले लोगे, ठीक है। तो आप हो बेलर, आपने अपना डॉग आपके फ्रेंड को दिया कि भाई इसे संभाल के रख, मैं आके ले लूँगा, तो आपका फ्रेंड हुआ बेली। तो अब आपके दोस्त ने डॉग को रखा, डॉग बीमार हो गया बीच में, तो उसकी दवाई का खर्चा, डॉग के खाने का खर्चा, तो ये सारी जो आपके आवश्यक खर्च हैं आप इनकी भरपाई को मांग सकते हो, ठीक है। तो आपका जो भी खर्चा हुआ है आप उसे मांग सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपने कुत्ते की देखभाल की, ठीक है, तो देखभाल के लिए आपने उसे खाना भी खिलाया, दवा भी खिलाया, तो आप ये पैसे मांग सकते हो। आप बेली हो, आप बेलर से सारे पैसे मांग सकते हो जो भी आपका खर्चा हुआ है, ये आपका अधिकार है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बेलमेंट घड़ी का या फिर बाइक का ही होगा, बेलमेंट जो है वो जानवरों का भी हो सकता है। बेलमेंट का मतलब ये है कि शॉर्ट टाइम के लिए कोई चीज़ आपने किसी को दी और फिर ले ली। जैसे कपड़े हमने प्रेस कराने के लिए, यानी कि उस पर प्रेस कराने के लिए या ड्राई क्लीन के लिए किसी को दिए, तो जैसे ही हमारा उद्देश्य पूरा होगा हम ले लेंगे उन्हें वापस, ठीक है। तो ये मत सोचना कि केवल घड़ी घड़ी हम दे रहे हैं बेलमेंट के लिए या बाइक दे रहे हैं, हर चीज़ इसमें आ जाएगी। अब बात करते हैं बेली के कर्तव्य की। तो बेली कौन व्यक्ति है, बेली वो इंसान है जो चीज को अपने पास रखता है, बेलर वो है जो दे रहा है, बेली वो है जो ले रहा है। तो बेली के अधिकार आप समझ गए। अब बात करते हैं इसके कर्तव्य की। तो इसका कर्तव्य है वस्तु की उचित देखभाल करना। जैसे कि मान लो कार दी है आपको सर्विस करने के लिए सेंटर में, सर्विस सेंटर पे, तो आप उसकी उचित देखभाल करोगे, उसका ध्यान रखोगे। ऐसा नहीं कि आपने कार ली और उसे उड़ा रहे हो यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, ठीक है। तो आपका कर्तव्य है कि आप उसकी उचित देखभाल करो। किसी दूसरे का सामान है, सीधी सी बात है, उसकी कुछ तो रिस्पेक्ट करोगे सामान की, ठीक है। तो उसका कर्तव्य है कि वो उस सामान की उचित देखभाल करे। दूसरा है अनाधिकृत उपयोग ना करना, यानी कि अनऑथराइजली मतलब उसका इस्तेमाल ना करना। जैसे कि अगर आपको सर्विस सेंटर पर बाइक जो है वो सर्विस करने के लिए दी गई है,
तो आप उस पर यात्रा नहीं कर सकते, आप उसे लेकर किसी टूर पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो जो वस्तु है जिस काम के लिए मिली है वही उसके साथ करना है, ठीक है। अगर बाइक ठीक करने के लिए मिली है तो उसे केवल ठीक करो, ऐसा नहीं कि तुम उसे राइड पे लेके जा रहे हो, घुमा रहे हो यहाँ वहाँ, ठीक है। अगला है वही वस्तु वापस लौटाना। तो जो वस्तु आपको मिली है या जो भी उसके साथ सामान मिला है आपको लौटाना है। जैसे कि आपके दोस्त ने आपने अपने दोस्त से लैपटॉप लिया, ठीक है, या फिर आपका दोस्त आपको दे के गया कि शाम को ले जाऊंगा, तो लैपटॉप के साथ आपको चार्जर भी लौटाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि लैपटॉप दे दिया और उसका 2-2 ढाई हज़ार का चार्जर आपने अपने पास रख लिया, ठीक है। तो वही वस्तु लौटानी है और जो सहायक वस्तु है, जो एक और चीज़ है, वो भी लौटानी है, ठीक है। चौथा कर्तव्य है समय पर वस्तु लौटाना, ठीक है। जैसे कि ड्राई क्लीनर को कपड़े दिए तो उसका काम है, उसका कर्तव्य है कि वो समय पर लौटाए। जैसे मैंने बोला 4 दिन बाद मेरे घर में शादी है, मैं आज कपड़े दे के जा रही हूँ, मैं लेके जाऊंगी ना, ठीक है। मैं गई दुकान पे, मैंने पूछा तो अगला बोल रहा है कपड़े तो तैयार ही नहीं है, ठीक है। तो जो सामान आप ले रहे हो आपका कर्तव्य है कि उसे टाइम पर लौटाओ, ठीक है। अगला है फायदा भी लौटाना, ये इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मान लो गाँव की बात है, एक आदमी 4 दिन के लिए कहीं पे गया, या फिर ऐसा समझ लो 40 दिन के लिए कहीं पे गया, ठीक है। तो वो अपनी गाय को पड़ोसी के घर पे छोड़ गया और बोल के गया कि जब मैं आऊँगा मैं वापस आके इसे ले लूँगा, ठीक है। अब इसी टाइम पे जो गाय होती है, गाय की डिलीवरी हो जाती है। गाय को एक बछड़ा होता है, जो बछड़े होते हैं ना गाय के बच्चे, तो वो होता है। तो जो इंसान गया था ना 40 दिन के लिए, उसे पूरा अधिकार है कि वो अपनी गाय भी वापस लेगा और गाय के साथ बछड़ा भी लेगा, ठीक है। तो यदि वस्तु से कोई मुनाफा मिला है तो बेलर का होगा, ठीक है। जैसे गाय पालने के लिए दी थी और उसने गाय ने बच्चा दिया, तो बच्चा जो है वो भी बेलर को ही मिलेगा, ओके। या फिर शॉर्ट टाइम के लिए वो आपको गाय दे के गया था कि मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, आके ले लूंगा, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको गाय भी लौटानी होगी, बछड़ा भी लौटाना होगा। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट आप अपने पास रख लो, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे इंसान से बिलोंग करती है चीज़। अगला है नुकसान की भरपाई करना। मान लो सामने वाले ने घड़ी ठीक करने के लिए दी, आपने लापरवाही से उसे चोट पहुंचा दी, नुकसान कर दिया आपकी गलती से, ठीक है। तो दुकानदार ने जो गलती करी है, घड़ी गिरा दी या उसे घड़ी को खराब कर दिया, तो उसे उस नुकसान की भरपाई करनी होगी, ये उसका कर्तव्य है, ठीक है। ये भी हो गया। अब हमारे सारे टॉपिक लगभग लगभग खत्म हो चुके हैं। अब हमारे केवल एक टॉपिक रह रहा है, वो है प्लेज, यानी कि जो गिरवी रखना होता है वो। प्लेज प्लेज यानी कि चीज़ को गिरवी रखना, ठीक है। इसके बाद हमारी फर्स्ट यूनिट कवर हो जाएगी, जिसमें कि बहुत सब कुछ डिसमिस हो चुका है। गिरवी, तो गिरवी का मतलब होता है किसी चीज़ को गिरवी रख देना। जैसे कि मान लो देखो, गिरवी रखने में हम घर को, मकान को गिरवी नहीं रख सकते। गिरवी हम रखते हैं जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, या फिर बाइक हो गई, कार हो गई, तो इन चीज़ों को रखा जाता है गिरवी। ये जमीन मकान जो होता है, हमें ना गिरवी नहीं रखते। इनका जो होता है वो होता है बंधक, यानी कि मॉर्टगेज जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो गिरवी का मतलब होता है कि जब आप कोई लोन लेना चाह रहे हो या फिर आपको कोई कर्ज चाहिए, तो बदले में आप वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए कुछ रख रहे हो, कि सामने वाले को भरोसा रहे कि ये आदमी वापस आएगा, अपनी चीज़ लेके जाएगा और हमारे पैसे दे के जाएगा, तो उसे ही गिरवी बोलते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपनी चल संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कर्ज यानी कि लोन के बदले में सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी के रूप में रख देता है, तो उसे ही गिरवी कहते हैं। संपत्ति केवल सुरक्षा के लिए दी जाती है, मालिकाना हक नहीं बदलता। यानी कि जो मान लो आपने अपने घर के गहने, जो ज्वेलरी है, गहने हैं, वो गिरवी रख दिए, तो मालिकाना हक वही है, आपका पूरा अधिकार अपने गहने पे, पर वो कुछ टाइम के लिए वहां पे है। अगर आप पैसे उसके लौटा दोगे तो वो आपके गहने लौटा देगा, तो ये होता है गिरवी। अब गिरवी के आवश्यक तत्व दो होते हैं, नहीं मतलब दो नहीं होते, और भी हो सकता है। तो गिरवी के आवश्यक तत्व देखते हैं। पहला है चल संपत्ति। तो अगर आपको गिरवी रखना है या फिर आप कोई कर्ज ले रहे हो, तो गिरवी रखने में आप चल संपत्ति को गिरवी रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि सोना, चांदी, कार, घड़ी, इन चीज़ों को। अचल संपत्ति यानी कि जो चल नहीं सकती, जैसे ज़मीन नहीं चल सकती, मकान नहीं चल सकता, तो आप इन चीज़ों को गिरवी नहीं रख सकते, ठीक है। पहला आवश्यक तत्व ये हो गया। दूसरा है संपत्ति की सुपुर्दगी। सुपुर्दगी का मतलब होता है डिलीवरी। तो गिरवी तभी बनती है जब वस्तु का कब्जा गिरवी ग्रहीता को दिया जाए। गिरवी ग्रहीता कौन है? बैंक वाले। समझो आपने बैंक से लोन लिया, आपने बदले में गहने गिरवी रख दिए, तो जो बैंक है वो है गिरवी ग्रहीता, जो आपकी गिरवी को ग्रहण कर रहा है, तो वो हुआ गिरवी ग्रहीता, ठीक है। तो गिरवी तभी मानी जाएगी जब कब्जा यानी कि जो पोजीशन है वो गिरवी ग्रहीता के पास चला जाए। जैसे कि गिरवी तब मानेंगे जब आप ज्वेलरी बैंक यानी कि जो गिरवी ग्रहीता है उसे दे दो, उसके पास ज्वेलरी गई तो ज्वेलरी हमारी गिरवी हो गई, ठीक है। तो गिरवी तब मानी जाएगी जब संपत्ति की सुपुर्दगी यानी कि डिलीवरी हो जाएगी। तीसरी बात, सुरक्षा के उद्देश्य से देना, यानी कि वस्तु कर्ज या किसी दायित्व की पूर्ति के लिए सुरक्षा के रूप में दी जाती है। जैसे कि
आपने 1 लाख रुपए लिए बैंक से उधार और आपने 5 लाख रुपए का अपना रानी हार रख दिया या फिर कोई ज्वेलरी रख दी 5 लाख की। तो ये पता क्या है, ये एक सुरक्षा है, ये एक गारंटी है कि आप 1 लाख रुपए दे के जाओगे, बदले में अपनी 5 लाख की चीज वापस लेके जाओगे। ठीक है, तो ये सुरक्षा के रूप में रखी जाती है। अगला है मालिकाना हक बरकरार। बेशक आपने वो गिरवी वहां पे रख दिया, लेकिन मालिक उसके आप ही रहोगे। आखिरी आपका मतलब आखिरी इसका आवश्यक तत्व ये है कि वस्तु वापस आपको मिलेगी। जैसे ही आप कर्ज चुका दोगे, आपको वस्तु जो है वो वापस मिल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं गिरवी कर्ता और गिरवी ग्रहीता कौन होते हैं। देखो, इसमें दो पक्ष होते हैं, दो लोग। एक होता है गिरवी कर्ता जो संपत्ति को गिरवी रख रहा है, और एक होता है गिरवी ग्रहीता जो अपने पास गिरवी रखता है। यानी कि एक वो हो गया जो गिरवी कर रहा है, एक वो जिसके पास गिरवी कर रहा है, यानी कि जो सामान को रख रहा है। ठीक है, जैसे कि राम ने अपनी सोने की चैन बैंक में रख दी, तो राम जो है वो गिरवी करता है। और उसने कहाँ रखी चैन? बैंक में रखी। तो बैंक जो है वो गिरवी ग्रहीता है। क्यों? क्योंकि बैंक के पास वो चैन है। गिरवी करता यानी कि जो गिरवी कर रहा है, जो गिरवी रख रहा है अपने सामान को, और गिरवी ग्रहीता वो है जिसके पास रख रहा है। जैसे बैंक के पास उसने अपनी चैन गिरवी रखी, तो बैंक जो है वो गिरवी ग्रहीता हुआ। समझ गए गिरवी कर्ता और गिरवी ग्रहीता क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं गिरवी कर्ता के अधिकार की, यानी कि जिस इंसान ने अपना सामान गिरवी रखा है उसके पास क्या अधिकार है। पहला अधिकार है वस्तु वापस पाने का अधिकार, यानी कि उसके पास अधिकार है कि उसने जो भी चीज अपनी गिरवी रखी है, मान लो 1 लाख रुपए के लिए 10 लाख का सेट उसने गिरवी रख दिया, तो उसके पास अधिकार है कि अपना कर्ज चुका दे, यानी कि 1 लाख रुपए दे दे और अपनी चीज वापस ले ले। ठीक है, दूसरा अधिकार है वस्तु का सही रख रखाव, यानी कि जिस इंसान को अपनी वस्तु उसने रखने के लिए दी है गिरवी, उसे उस वस्तु को ठीक से रखना पड़ेगा, संभाल के। ठीक है, तो ये भी आपका अधिकार है कि सामने वाला आपकी वस्तु को इज्जत के साथ रखे। अगला है अनुचित खर्च का भुगतान ना करना। तो जो गिरवी ग्रहीता है, जिसने आपकी चीज गिरवी रखी है, वो केवल वैध खर्च आपसे मांग सकता है, अवैध खर्चे नहीं मांग सकता। ठीक है, आगे आपको समझ में आएगा ये। चौथा पॉइंट है गलत उपयोग पर आपत्ति, यानी कि गिरवी ग्रहीता वस्तु का गलत उपयोग करता है तो गिरवी करता जो है गिरवी को खत्म कर देगा। जैसे कि मान लो आपने बैंक के पास अपनी मदर का, अपनी माँ का सेट गिरवी रख दिया, और बैंक वाले ने क्या करा, ले जाके अपनी वाइफ को पहना दिया कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ठीक है, तो आप किसी की संपत्ति का गलत उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो गिरवी ग्रहीता है वो वस्तु का उपयोग करता है गलत, तो जो गिरवी करता है यानी कि जो इंसान गिरवी रख रहा है सामान को, वो गिरवी को खत्म कर सकता है। ठीक है, उसके पास ये अधिकार है कि अगर कोई उसकी संपत्ति का गलत उपयोग करेगा तो वो उसका पत्ता काट देगा। अब देखते हैं गिरवी कर्ता के कर्तव्य है, यानी कि जिस इंसान ने गिरवी रखी है उसके क्या कर्तव्य हैं। तो पहला उसका कर्तव्य है कर्ज को टाइम से चुकाए, तभी तो उसे अपनी गिरवी रखी चीज मिलेगी। तो पहला कर्तव्य है कर्ज को टाइम से चुकाए, वस्तु के दोष बताए, तो जो भी चीज वो गिरवी रख रहा है उसके दोष बताने पड़ेंगे कि इसमें क्या कमी है। तीसरा वैध खर्चों का भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि जो लीगल चार्जेस है उनका भुगतान करना पड़ेगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल करना पड़ेगा। तो जो इंसान गिरवी रखता है ये हो गए उसके कर्तव्य। अब देखते हैं गिरवी ग्रहीता के अधिकार, यानी कि जिस इंसान ने अपने पास सामान गिरवी रखा है, जैसे बैंक अपने पास गिरवी रखता है तो उसके क्या क्या अधिकार हैं। ठीक है, तो उसका पहला अधिकार है कि वो गिरवी वस्तु को अपने कब्जे में रख सकता है। ठीक है, तो उसके पास अधिकार है कि वो सामने वाले की चीज को अपने पास गिरवी रख सकता है, अपने कब्जे में रख सकता है, पोजीशन में। ठीक है, दूसरा उसका अधिकार है सुरक्षा हेतु आवश्यक खर्च वसूलना। तो उसने जो सामान गिरवी रख रखा है, मान लो उसके लिए हाई सिक्योरिटी चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है, तो वो उनके जो आवश्यक खर्चे हैं वो सामने वाले से ले सकता है जिसकी वस्तु उसने गिरवी रखी है। अगला है कर्ज ना चुकने पर वस्तु को बेच देना। मान लो उसने तुम्हें 1 लाख रुपए का कर्जा दिया था, लोन दिया था, अब तुम्हें बहुत साल हो गए, तुम उसका लोन को रीपे नहीं कर रहे हो, यानी कि तुम कर्जा नहीं उतार रहे हो, तो वो तुम्हारा जो सेट था ना, जो तुम्हारा नेकलेस था सोने का, उसे वो बेचकर अपना जो मतलब कर्ज है उसे चुका लेगा। ठीक है, तो अगर तुमने कर्जा खुद नहीं चुकाया तो वो हिसाब बराबर कर लेगा नेकलेस बेच के। ठीक है, लेकिन उसे उचित नोटिस देना पड़ेगा वस्तु को बेचने से पहले कि मैं तुम्हारा सेट बेच रहा हूँ, पैसे वापस कर दो। ठीक है, तो उसे नोटिस देना पड़ेगा, सामने वाले को बताना पड़ेगा। चौथा, करार के अनुसार वस्तु का उपयोग यदि अनुबंध में अनुमति हो, तो एग्रीमेंट हुआ हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, तो आप उसके अकॉर्डिंगली चीज को यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है,
तो ये भी हमारे हो गए। अब देखते हैं गिरवी ग्रहीता के कर्तव्य, यानी कि जो इंसान अपने पास गिरवी रख रहा है उसके क्या कर्तव्य हैं। तो पहला है कि प्रॉपर केयर करे सामान की, जो भी ज्वेलरी है या जो भी चीज़ वो गिरवी रख रहा है उसकी इज्जत करे, केयर करे, उसका मिसयूज ना करे। और जब सामने वाला आदमी कर्ज लौटा दे तो वो वस्तु को लौटा दे, यानी कि जैसे उसने कर्ज चुका दिया तो उसकी वस्तु को आपको रिटर्न करना है, ये आपका कर्तव्य है। चौथा है वस्तु से प्राप्त लाभ भी गिरवीकर्ता को देना है। जैसे कि मान लो गांव में किसी ने उधार लिया, ठीक है, उधार बदले में गांव के आदमी ने अपनी 2 लाख की गाय या फिर 2 लाख की जो भैंस है वो गिरवी रखती, तो अगर उस गाय या फिर उस भैंस से कोई बच्चा होता है तो वो भी आपको वापस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अगली आने वाली वीडियो में सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी यूनिट हैं सब कंप्लीट करेंगे। 1 घंटे की ये वीडियो हो गई, 3 घंटे प्रेजेंटेशन बनाने में लग गए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना। अगर आपको पेड नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे डीएम कर सकते हैं पेड नोट्स के लिए। लव विद रिया नाम से टेलीग्राम पे चैनल, चाहो तो फॉलो कर लेना, वरना मत करना, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।